गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दामिनी श्रुति क्लासेस। तो गाइज, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले नाम था यूपीएससी लवर्स और अब नाम चेंज करके रख दिया है दामिनी श्रुति क्लासेस। क्योंकि क्या होता था, यूपीएससी वाले बच्चे ही आते थे और एसएससी वाले बोलते थे कि मैम क्या हमारे लिए क्लास नहीं है। तो सबके लिए क्लास है। आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ सारे एग्जाम में आएगा, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यूपीएससी के लिए है या फिर ये एसएससी के लिए है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्लास है। तो गाइज, मेरा जो सेकंड चैनल था दामिनी श्रुति ब्लॉग, वो काफ़ी दिनों से बंद था क्योंकि उस पर कोई वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस पर जल्द ही एक अनाउंसमेंट आने वाला है। क्यों मैं काम नहीं कर पा रही थी, क्यों मेरी रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ मैंने अपना काम डाला है, तो मैं वहाँ पर बताऊँगी आप लोगों को। उस क्लास का उस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी का चलते हैं अपनी वीडियो में, पढ़ते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा चल रहा था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आज हम पढ़ेंगे बंगाल एवं बिहार का पाल वंश। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पूछ लेते हैं, एक आध दो यहाँ से अगर पूछ लिया। क्योंकि देखो, एग्जामिनर के दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कभी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको छोड़कर जो छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, क्योंकि अभी जो प्राचीन भारत में हमारा जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, बंगाल एवं बिहार का पाल वंश। बंगाल में शशांक के पतन के बाद पाल वंश का उदय होता है। बंगाल में जो शशांक था उसके पतन के बाद में किसका उदय होता है, पाल वंश का। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि संस्थापक। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था, वो था गोपाल। और इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। राजधानी किसे बनाया था, मुंगेर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने, गोपाल ने। गोपाल को जनता एवं अधिकारियों के द्वारा चुना गया था। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका ये जो वाला जो फैक्ट है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रहा है आप देखिए कि गोपाल को किसी के द्वारा, किसी राजा के द्वारा नहीं चुना गया था। यहाँ पर बोला गया है जनता एवं अधिकारियों के द्वारा चुना गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने की थी, गोपाल ने की थी। क्योंकि अगर आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाते होगे तो अगर आप ये जो पढ़ोगे यहाँ पर पाल वंश से प्राचीन भारत में ही अगर आप ओटी लगाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन है वहाँ पर। और एसएससी में तो ये पूछा है, बाकी का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन शायद एनडीए वगैरह कुछ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो आप देख लेना एक बार कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल ने की थी। और जो कहाँ पर है, तो जो बौद्ध बिहार में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो सबसे पहले गोपाल ने कुछ खास कार्य नहीं किया। यहाँ पर पाल वंश का संस्थापक गोपाल मुंगेर को राजधानी बनाया था। गोपाल को जनता एवं अधिकारियों के द्वारा चुना गया था, इसको राजा बनाया गया था। वो जनता और अधिकारियों के द्वारा बनाया गया था। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, जो कि बिहार में स्थित है। उसके बाद में बैठता है, गोपाल के बाद में धर्मपाल। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली और कैसा शासक था, प्रसिद्ध शासक था। कैसा, शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। कौन, धर्मपाल। इसे गुजराती कवि छोड़ल ने उत्तरापथ जो स्वामी है उसकी उपाधि दी थी। तो गाइज, एक बार यहाँ पर ये आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। किसे उत्तरापथ की उपाधि मिली थी, धर्मपाल को। सबसे पहले यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसे गुजरात के कवि छोड़ल ने उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दी थी। इसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने ज़माने में विक्रम विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय हुआ करता था और आज भी इतिहास में ये है। तो आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल कन्नौज को लेकर हुए तिरपच्ची संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था। ये जो तिरपच्ची जो संघर्ष था, अभी हमने पहले क्लास में, इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो तिरपच्ची जो संघर्ष हुआ था उसमें
पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसने भी वहाँ पर भाग लिया था। तो यहाँ पर यही वाला फैक्ट आ गया है कि धर्मपाल ने कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक था। एक नोट है यहाँ पे, अरबी यात्री, जो अरबी यात्री कौन था आपने देखा होगा, कई बार इसका वर्णन आया है प्राचीन भारत में। सुलेमान ने धर्मपाल को रुहमा कहा, ये आपका उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और गाइस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब तो वनडे एग्जाम में भी सिंपल आपसे जीएस नहीं पूछी जा रही, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। संस्थापक वगैरह नहीं पूछे जाते, वहाँ से वो ऐसे फैक्ट लेके आते हैं, या तो आपने पढ़े नहीं होंगे या फिर आपको बहुत डिटेल से पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अरबी यात्री सुलेमान ने धर्मपाल को क्या कहा, रुहमा कहा है। धर्मपाल ने कितनी उपाधि धारण की, एक की थी महाराजाधिराज, दूसरी परम भट्टारक और तीसरी परमेश्वर की उपाधि धारण की। पहली महाराजाधिराज, दूसरी परम भट्टारक और तीसरी परमेश्वर की उपाधि ली। एवं धर्मपाल को अभिलेखों में समकर कहा गया है। समकर का अर्थ होता है जो सभी के साथ में समान व्यवहार करे। एक बार फिर धर्मपाल को समझ लेना, शुरू से मैं आपको समझा दे रही हूँ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक कौन था, धर्मपाल। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापद की स्वामी की उपाधि दी। उसके बाद में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की और कन्नौज में हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का पहला शासक कौन था, धर्मपाल था। अरबी यात्री ने इसे रुहमा कहा है, जो सुलेमान जो अरबी यात्री था उसने धर्मपाल को रुहमा कहा है। उसके बाद में धर्मपाल ने महाराधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की। एवं धर्मपाल को अभिलेखों में समकर यानी सबके साथ में समान व्यवहार करने वाला कहा गया है। धर्मपाल के बाद में देवपाल बैठता है। तो अरबी यात्री सुलेमान ने सबसे शक्तिशाली शासक इसको कहा है। सुनना गाइस यहाँ पर कि सुलेमान ने इनको तो रुहमा कहा, किसको, धर्मपाल को, लेकिन देवपाल को सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। इसने परम सौगात की उपाधि एवं इसने प्रतिहार शासक मेहरभोज को पराजित किया। इसने परम सौगात की देवपाल ने उपाधि धारण की और मेहरभोज को पराजित किया। परम सौगात जो था, जो बौद्ध धर्म की अनुयायी था, ठीक है। उसके बाद में गाइस अभी ये हमारा खत्म नहीं हुआ, 2 शासक और हैं, उसके बाद में अगला वंश पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे महिपाल के बारे में। पाल वंश में हम पाल वंश पढ़ रहे थे, तो महिपाल, इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे संस्थापक कौन था, गोपाल, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था, यानी दूसरा संस्थापक किसे बोलते थे, तो महिपाल को। इसे चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट ने पराजित किया था। मैंने आपको चोल वंश पढ़ाया था तो आपने उसमें पढ़ा होगा, मैंने बताया था राजेंद्र फर्स्ट ने पाल वंश के महिपाल को पराजित किया था। सिर्फ 2 फैक्ट हैं इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक याद रखना कि द्वितीय संस्थापक, और दूसरा याद रखना है हमें कि राजेंद्र फर्स्ट ने इसको पराजित किया था। उसके बाद में बैठता है मदन पाल, और यह पाल वंश का अंतिम शासक होता है। तो यह पाल वंश का अंतिम शासक था, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सभी पाल वंश, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे, मतलब अनुयायी मतलब किस धर्म को मानते थे, तो वो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे, बौद्ध धर्म के। सभी, मैं एक की बात नहीं कर रही, सभी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभी। पाल वंश अंतिम वंश है जिसने राजकीय संरक्षण दिया, यानी मैंने बताया था राजकीय संरक्षण देने वाले कौन कौन से वंश थे, उसमें एक अंतिम वंश है। इसके बाद में जो सारे जो वंश आएंगे उन्होंने किसी ने राजकीय संरक्षण नहीं दिया था। पाल वंश अंतिम वंश था जिसने राजकीय संरक्षण दिया था। अब पढ़ेंगे यहाँ पर गाइस, पाल वंश होता है खत्म, कुछ नहीं है इतना इसमें खास। पहले है गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, देवपाल के बाद में महिपाल और महिपाल के बाद में मदनपाल, ये अंतिम शासक था। तो इसका खास नहीं है, जो बताया था वही फैक्ट आप याद कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। अगला है बंगाल एवं बिहार के सेन वंश। अभी हमने पढ़ा था बंगाल एवं बिहार का पाल वंश, और अब हम पढ़ेंगे बंगाल एवं बिहार का सेन वंश। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन।
और इस वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो एक गाइज ये नाम याद रखना, राढ़ नामक ये गांव था, जगह थी, उस जगह पर इस वंश की स्थापना की गई थी। राजधानी सामंत सेन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर मैचिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे वंश दे देते हैं, एक साइड में उनकी राजधानियां दे देते हैं, तो अगर आपसे पूछ लें कि सेन वंश की राजधानी क्या थी, तो वो थी लखनऊ थी। उसके बाद में बैठता है विजयसेन। तो विजयसेन सबसे ज़्यादा, सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसी के समय सेनों का विस्तार हुआ, यानी कि सेन बहुत आगे पहुंच गए थे, आगे इनका राज्य बढ़ा। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस सेन शासक के समय यहाँ पर सेनों का विस्तार हुआ, तो विजयसेन। अब एक और बात है कि इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है विजयसेन की, तो एक अभिलेख है देवपुरा अभिलेख, इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में? देवपुरा में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देवपुरा अभिलेख में किस शासक की जानकारी मिलती है, तो वो है विजयसेन। विजयसेन के बाद में बैठता है बल्लाल सेन। इसने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। ये दोनों ग्रंथ गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो बल्लाल सेन ने। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 3-4 इसके जो शासक हैं वो और हैं, पढ़ते हैं आगे। अब है लक्ष्मण सेन, सेन वंश पढ़ रहे थे हम। तो इसकी सभा में बहुत से कवि रहते थे, विद्वान रहते थे, उनके नाम जो मेन नाम है वो मैं बता दे रही हूँ। जयदेव, गोई और हलायुद्ध जैसे विद्वान रहते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयदेव, गोई, हलायुद्ध या किसी और का नाम पूछ लिया जाए, ऐसे विद्वान सेन वंश के किस शासक के दरबार में रहते थे, तो वो था लक्ष्मण सेन। अब ये जो कवि के नाम मैंने दिए तो इनका देख लेते हैं, इन्होंने किस किस ग्रंथ की रचना की। तो जयदेव का तो आपको पता है, सबको वैसे बच्चा जानता होगा, गीत गोविंद की रचना की थी। गोई ने पवन दूतम की रचना की थी और हलायुद्ध ने न्यायाधीश के पद पर थे और ब्राह्मण सर्वस्व ये थे, इन्होंने रचना की थी। उसके बाद में इसी के समय बख्तियार खिलजी 1203 ईडी में बंगाल में नालंदा व विक्रम विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, जिसे धर्मपाल ने बनाया था। उसको बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के समय ध्वस्त यानी कि खत्म कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। खिलजी वंश जब हम पढ़ेंगे किसमें? मध्यकालीन भारत में। सेन जो था वो बंगाल का अंतिम शासक था, यानी जो बंगाल का जो हमारा जो सेन वंश था उसका अंतिम संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सेन। अभी एक नोट है यहाँ पर कि इस वंश ने अपने लेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए, यानी कि गाइज उत्कीर्ण का मतलब होता है सब जितने भी वंश है, किसी ने उर्दू में, किसी सबकी भाषा अलग अलग होती थी, फारसी होती थी किसी की, लेकिन इन्होंने अपने वंश सेन वंश ने जो जिनके जो अभिलेख थे, जो लेख थे, वो हिंदी में उत्कीर्ण करवाए। तो गाइज यहाँ पर हमारी सेन वंश, बंगाल एवं बिहार का सेन वंश, बंगाल एवं बिहार का पाल वंश, दो हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कश्मीर के जो वंश थे, जो रानी दिद्दा थी, लुहार वंश था, वो 2-3 वंश एक ही क्लास में, मुश्किल से 3 या 4 क्लास आपकी और हैं। उसके बाद में गाइज आपका ये प्राचीन भारत हुआ ख़त्म। मध्यकालीन, और हमारा जिस दिन मध्यकालीन की क्लास आएगी उसके एक दिन मध्यकालीन, एक दिन आपकी रहेगी ज्योग्राफी। तो आपकी मध्यकालीन और ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट करवाऊंगी, तो वो दोनों आपकी सेम रहेंगी, मतलब साथ साथ में चलेंगी। तो और जो मेरा जो ब्लॉग चैनल है उस पर भी अब अपडेट रहूँगी, डेली वीडियो आएगी, कुछ ना कुछ कंटेंट की मैं डालती रहूँगी। वहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि किस वजह से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी, किस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, तो आप देख सकते हैं उस पर और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।